नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज वोट डाले जाएंगे। यूपी के 20 जिलों में वोटिंग होनी है, जहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल रात ही पोलिंग पार्टियों को बूथ पर रवाना कर दिया गया था और वो पहुंच भी गई थी। कोरोना क्राइसिस के बीच हो रहे इस चुनाव में कोरोना नियमों का पालन करवाना एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन इन सब के बीच चुनाव को सकुशल संपन्न करवाने के लिए प्रशासन ने तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है। जिन 20 जिलों में वोटिंग होनी है, वहां 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे चरण में शामली, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, साथ ही कानपुर देहात के वो जिले हैं जहां पर वोटिंग होनी है। इन्हीं में हमीरपुर, फतेहपुर, उन्नाव, अमेठी, बाराबंकी भी शामिल है। साथ ही बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर और बलिया में भी आज सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हो जाएगी। तो तीसरे चरण की वोटिंग के लिए तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। पोलिंग पार्टियां बीती रात ही पोलिंग बूथों तक पहुंच गई हैं और आज सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस दौरान ध्यान इस बात का रखा जाएगा कि वोटिंग के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, क्योंकि संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि जब वो मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे तो मास्क लगाकर पहुंचे। साथ ही जब वो क्यू में खड़े हों तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। ये तमाम एहतियात लोगों को बरतने होंगे और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पहले से लोगों को जागरूक कर दिया गया था और जो प्रशासनिक अमला बूथों पर मौजूद रहता है, तैनात रहता है, वो भी वहां पहुंचने वाले मतदाताओं को इस दौरान जागरूक करता रहता है कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और लोग भी बहुत हद तक जागरूक नजर आ रहे हैं। तो कोरोना क्राइसिस के बीच वोटिंग करवाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रशासन ने फिलहाल तमाम तैयारियों को मुकम्मल कर लिया है। 3,52,000 से अधिक उम्मीदवार हैं, 49,000 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर मतदाता अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचेंगे। तो तीसरे चरण के लिए 20 जिलों में वोटिंग होनी है और उसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस अब से थोड़ी देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, जिसके बाद बड़ी संख्या में मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मेरठ से हमारे सहयोगी निखिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निखिल, वोटिंग को लेकर क्या अपडेट है? शुरुआत हो गई है? देखिए, बिल्कुल शुरुआत हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और मेरठ समेत मेरठ, मुरादाबाद, शामली समेत 20 जिलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती यह है कि त्रिस्तरीय चुनाव को किसी तरह कोविड प्रोटोकॉल के साथ संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा जिस तरह, क्योंकि छोटा छोटा चुनाव है, गांव से जुड़ा ये चुनाव है, तो बलवे और दूसरी चीजों की भी आशंका बनी रहती है। इसीलिए ही अति संवेदनशील प्लस बूथों का चयन किया गया है। मेरठ में करीब, मेरठ की अगर बात करें तो 92 अति संवेदनशील प्लस बूथ हैं और मेरठ की ही अगर बात करें तो 13 लाख मतदाता आज इसकी किस्मत का फैसला करेंगे कि कौन ग्राम पंचायत बनेगा, कौन जिला पंचायत सदस्य बनेगा और कौन आगे जाएगा। तो इस पूरे चुनाव को लेकर प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। 35 सेक्टरों में बांटा गया है, 866 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और करीब 2300 मतदान बूथ बनाए गए हैं। तो एक बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज है प्रशासन के सामने, क्योंकि कोविड जहां जहां हमने देखा 2 इलेक्शंस में, जो 2 पहले भी हुए हैं 2 फेजेस में, तो वहां भी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी, लेकिन अब एक बार 2 बार हो चुका। इस बार ऐसा ना हो, ये प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा। निखिल, आप बने रहे हमारे साथ। कानपुर देहात से सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, वहां से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, वोटिंग फिलहाल शुरू कर दी गई है और जैसा कि यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र वो है जहाँ पर कहीं ना कहीं पहले भी कई बार बवाल हो चुके हैं और उसको लेकर के प्रशासन ने हालांकि अलर्ट तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर फिर भी अभी ग्रामीणों में कई गुट थे जो कल देर रात तक, जो जिनमें छुटपुट मामले इस तरीके के सामने आए हैं, उसको लेकर के देर रात तक प्रशासनिक अधिकारी भी सड़कों पर रहे और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाएगा। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना। लगातार कोविड के चलते लोगों की मौत हो रही है। 150 से ज्यादा कल कोविड पॉजिटिव निकले हैं। एसडीएम खुद कोविड पॉजिटिव है, उनके हस्बैंड पॉजिटिव है, उनके फादर की कल कोविड के चलते मौत हो चुकी है। तो तमाम वो कोविड के प्रोटोकॉलों को देखना होगा और साथ ही साथ उन शरारती तत्वों पर भी नजर बनानी होगी। हालांकि लोगों को पाबंद तो किया गया है, लेकिन फिलहाल जो कल देर रात कई जगह, कम से कम 1 दर्जन जगह छुटपुट घटनाएं सामने आई हैं, उससे कहीं ना कहीं आज का मतदान एक बड़ा चैलेंज है और इसके लिए लगातार जो अधिकारी हैं उनको निश्चित तौर से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मुरादाबाद चलते हैं। फरीद शमसी वहां से हमारे साथ हैं। फरीद, वहां से क्या अपडेट है? वोटिंग की शुरुआत हो गई है, प्रशासन की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल के पालन को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं?
जी हाँ अमित, मुरादाबाद में 2437 बूथों पर मतदान शुरू हो चुका है सुबह 7 बजे। आप देख सकते हैं एक मतदान केंद्र के बाहर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर लोग खड़े हैं। लेकिन कोरोना को लेकर जो एक अवेयर किया गया था लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, तो वो अभी लोगों में थोड़ी कमी आ रही है। पुलिसकर्मी बराबर कोशिश कर रहे हैं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन लोग फिर भी बात नहीं मान रहे हैं और एक दूसरे से मिलकर खड़े हैं। 3-3 लाइनें खड़ी हुई हैं, लगी हुई है, माफ करना, और बार बार लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल मुरादाबाद में देर रात 1000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उसके बाद प्रशासन, पुलिस अधिकारी बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग अभी अपील को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो इसका परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जी अमित, आपके पीछे तमाम लोग हमें दिखाई पड़ रहे हैं जो मास्क तो लगाए हुए हैं फरीद, लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन तस्वीरों को देखने के बाद प्रशासन इसका संज्ञान लेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हर हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर, कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। इसके सह प्रायोजक हैं ल्यूपी सेफ, हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स एंड स्प्रे। तो आज हरिद्वार महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान है। कुंभ सांकेतिक होने की वजह से शाही स्नान में भीड़ नहीं दिखेगी। मेला प्रशासन और संतों की बैठक के बाद कुंभ सिर्फ सांकेतिक ही रह गया है। संतों ने कहा है कि वो कोविड नियमों का पालन करेंगे, शाही स्नान में भीड़ कम रखेंगे और साथ ही संतों ने यह भी कहा है कि अखाड़ों के काफिले में इस बार गाड़ियां कम रहेंगी, उसमें आम लोगों के शामिल होने की मनाही रहेगी। खबर सहारनपुर से, जहां पर एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते देखते पूरी फैक्ट्री को उसने अपनी चपेट में ले लिया। ये फैक्ट्री सहारनपुर के रामपुर मनिहारन इलाके में दिल्ली रोड पर स्थित है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है और जैसे ही फैक्ट्री में आग लगी वहां काम करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई और फिर 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तस्वीरें देखिए आप, कितनी विकराल आग लगी थी। दूर दूर तक धुएं का गुबार देखने को मिल रहा था, लेकिन मौके पर पहुंचे दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये जो टीन गिर गई ना इससे नीचे तब भी आग लगी। टीपीएस के पास फैक्ट्री है सन कॉरपोरेशन नाम से, तो उसमें सूचना मिली कि उसमें भयंकर आग लगी हुई है। तत्काल 3 फायर टेंडर के साथ तत्काल मौके पे पहुंचे और क्योंकि ये जो प्लास्टिक की कैरेट और प्लास्टिक के अन्य गुड्स होते हैं वो बनाने की फैक्ट्री है। नॉर्मल पानी से इसमें काम नहीं चल रहा था, तो इसमें फोम कंपाउंड डाल के हमने फोम बना के इसको कंट्रोल करने की कोशिश की। और एक बड़ी खबर कासगंज से, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद में दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। एक ही खानदान के 2 लोगों को दबंगों ने गोली मार दी है। एक शख्स की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। पटियाली के प्रतापपुर गांव की घटना है, जहां पर 2 पक्षों के बीच ये संघर्ष हुआ है। पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग हुई है कासगंज में और एक शख्स की इस फायरिंग में मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पटियाली के प्रतापपुर गांव की घटना है। पुरानी रंजिश चली आ रही थी 2 पक्षों के बीच और किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और फिर देखते देखते फायरिंग होने लगी। इस फायरिंग में एक शख्स की जान चली गई है और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। थाना पटियाली ग्राम प्रतापपुर में सायंकाल एक घटना हुई है, जिसमें 2 पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर आपस में विवाद हुआ और एक पक्ष के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम आमोद है उनकी मृत्यु हुई और एक व्यक्ति ब्रिजराज हैं जिनके पैर में गोली लगी है। बुलंदशहर में 1 हफ्ते का कर्फ्यू लगने वाला है। ये मैसेज जिला प्रशासन के व्हाट्सएप ग्रुप से होता हुआ पब्लिक तक फैल गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर जिला प्रशासन की आलोचना होने लगी। हालांकि डीएम ने इसे अफवाह बताकर मामले को रफा-दफा कर दिया। डीएम रविंद्र कुमार ने कहा है कि जिले में कोई भी अतिरिक्त कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। यूपी सरकार के जो भी आदेश हैं बस वही लागू होंगे। खबर फैलाई गई कि बुलंदशहर में अगले 1 सप्ताह तक कोरोना कर्फ्यू है। ऐसी कोई कोरोना कर्फ्यू का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मैं जिलाधिकारी हूँ और हमारे द्वारा ऐसी कोई आदेश नहीं जारी किए गए थे। ये अलग है कि शासन द्वारा पूर्व से रात्रि कर्फ्यू और सप्ताह के अंत में कोरोना कर्फ्यू रहता है, वो जारी रहेगा।
और अन्य जो अफवाह फैलाई जा रही है वो गलत है। मैं आपसे अपील करता हूँ लोग इस पर बिल्कुल ध्यान दें। कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, स्टे लेकर आई। आज उसी मामले की हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी, जिसमें यूपी सरकार कोरोना कंट्रोल की पॉलिसी के बारे में हाईकोर्ट को जानकारी दे सकती है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कोरोना से निपटने के प्लान के बारे में भी सरकार से सवाल किया था। तो आज एक बार फिर से इस पूरे मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट इससे पहले उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दे चुका था, जिसके बाद यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। वहां से सरकार को स्टे मिल गया और आज सरकार को अपना पक्ष रखना है, हाईकोर्ट में बताना है कि कोविड के मैनेजमेंट को लेकर उसके पास क्या प्लान, क्या पॉलिसी है। कोविड महामारी से निपटने के लिए महाशक्तियां भारत के साथ आ गई हैं। पहले ब्रिटेन और अब अमेरिका ने भारत की मदद करने का भरोसा दिया है। ब्रिटेन के हाई कमिश्नर ने कहा है कि वो इस संकट की घड़ी में भारत के साथ हैं और मिलकर बीमारी से लड़ेंगे। अमेरिका ने वेंटिलेटर देने की बात कही है और साथ ही वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल देने का आश्वासन भी दिया है। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई ने भारत के समर्थन में बुर्ज खलीफा की इमारत को तिरंगा रोशनी में रंग दिया। यूएई भारत को ऑक्सीजन सप्लाई भी करेगा। कुल मिलाकर दुनिया भर के तमाम बड़े देश हिंदुस्तान की मदद के लिए आगे आए हैं। कहीं से ऑक्सीजन की मदद की पेशकश की गई है, कहीं से वेंटिलेटर देने की बात कही गई है, तो साथ ही साथ अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वैक्सीन बनाने के लिए हम रॉ मटेरियल हिंदुस्तान को उपलब्ध करवाएंगे। और बड़ी खबर आगरा से, जहां पर 7 निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल बनाया गया है। आगरा में अब 41 निजी हॉस्पिटल में कोविड का इलाज हो रहा है। कोविड के नए अस्पताल घोषित होने से मरीजों को अब काफी सहूलियत मिलने वाली है। तो आगरा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 7 नए कोविड हॉस्पिटल यहां पर बनाए गए हैं और इसके साथ ही 40 निजी अस्पतालों को कोविड अस्पताल घोषित किया गया है, जिससे अब मरीजों को सहूलियत होगी, क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी तुलना में हॉस्पिटल्स कम थे, बेड की उपलब्धता कम थी, जिसको देखते हुए प्रशासन ने तय किया है कि 7 नए कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं। इन प्राइवेट अस्पतालों को अब कोविड हॉस्पिटल घोषित कर दिया गया है। और इस बीच एक अच्छी खबर आई है, उत्तर प्रदेश में कोरोना केस में गिरावट आई है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक लगभग 2000 केस कम दर्ज किए गए हैं। ये राहत की बात कही जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक अब कोरोना केसेस में कमी आ रही है उत्तर प्रदेश में। बीते 24 घंटे में जितने केस सामने आए हैं, उनकी संख्या पहले केस के मुकाबले कम रही है। तकरीबन 2000 केस कम सामने आए हैं। ये कुछ हद तक राहत की बात है। तो कोरोना केस में गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे के जो आंकड़े हैं, वो कुछ हद तक राहत देने वाले हैं। 2000 कम केस दर्ज किए गए हैं पहले की तुलना में। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यूपी में कोविड केसेस में कमी आई है। 24 घंटे में यूपी में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई। कल जहां 38,000 के पार कोरोना केस आए थे, आज एक दिन में 35,614 कोरोना केस आए हैं, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 2,97,616 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 208 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 25,633 मरीज अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। विगत 24 घंटों में 35,614 नए केस सामने आए हैं। इसी अवधि में डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 25,633 है। उत्तराखंड की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,368 नए मामले सामने आए, जबकि 44 लोगों की कोरोना से मौत की पुष्टि हुई है। इन आंकड़ों के साथ राहत की बात यह है कि कोरोना से 1,748 लोग ठीक होकर घर वापस पहुंच चुके हैं। और एक बड़ी खबर बहराइच से, जहां पर गांव में अचानक से आग लग गई। कच्चे बने 25 घर आग की चपेट में आ गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। महसी तहसील के पचदेवरी गांव का यह मामला है, जहां पर अचानक से आग लगी और देखते ही देखते आग ने 25 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। हमारे सहयोगी अखिलेश बहराइच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या जानकारी आपके पास?
बिल्कुल अमित जी, बता दूं बहराइच जिले के फसदेवी गांव में बीती रात अज्ञात कारणों से गांव में आग लग गई, जिसमें 25 घर जल के राख हो गए। ये कटान पीड़ित थे जो नदी किनारे घर बनाए हुए थे, आग लग गई जिनमें इनका लाखों का नुकसान हो गया, लगभग 15 लाख का नुकसान हुआ है। देर रात में ग्रामीणों की सूचना पर लेखपाल और तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं, नुकसान का आकलन किया है और तहसीलदार ने सरकारी सहायता जो भी उपलब्ध होती है वो सहायता देने के लिए कहा है ग्रामीणों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यानी कि CAIT ने कोरोना के खिलाफ जंग में सहयोग के लिए भारतीय उद्योग जगत की तारीफ की है। RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी को माटी का लाल बताया है। CAIT ने कहा है कि मुकेश अंबानी ने साबित किया है कि वो भारत माता के सपूत हैं। RIL ऐसे वक्त में आगे आया है जब देश मुश्किल में था। CAIT ने PM मोदी और रतन टाटा की भी तारीफ की है। फेडरेशन ने कहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई में सहयोग के लिए भी उद्योगपतियों की तारीफ होनी चाहिए।